आज की वीडियो में है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर जैव प्रक्रम का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे मानव परिसंचरण तंत्र या वहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले है वहन। रुधिर भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थों का शरीर में वहन करता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर का तरल माध्यम प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का घुली हुई अवस्था में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब रुधिर कोशिकाओं तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन वहां पर अलग हो जाती है। इस तरह से रुधिर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुंचाता है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। हमारा हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, यानी कह सकते हैं रुधिर को अंगों के आसपास धकेलने का काम हमारा हृदय करता है। और हमारे हृदय के से जुड़ी हुई बहुत सी नलियाँ होती हैं। नलियाँ मतलब धमनियाँ और शिराएं होती हैं, जिनसे रक्त शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। हमारा हृदय जो है ये हृदय पेशी ऊतक का बना होता है। हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। अब क्योंकि रुधिर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही होते हैं और दोनों का ही वहन करना होता है रुधिर को, अतः ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए मानव हृदय जो है इसके 4 कोष्ठ होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फेफड़ों में जाना होता है तथा फेफड़ों से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। तो इस तरह से ये काम पंप करने का किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा। तो हृदय का काम रक्त को पंप करना है। अब देखिए इस प्रोसेस को समझिए कैसे रक्त पंप करता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर फेफड़ों या फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बाएं अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब बायां अलिंद संकुचित होता है, जिससे रुधिर बाएं निलय में स्थानांतरित होता है। और जब बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर महाधमनी के द्वारा शरीर के प्रत्येक हिस्से को भेजा जाता है। या हम कह सकते हैं रुधिर को हृदय जो है ये पंपिंग करके शरीर के हर भाग को भेज देता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला दायां निलय फैल जाता है और ये रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु फेफड़ों में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर को भेजना होता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरह से हमारे हृदय के 4 कोष्ठ हैं। हृदय का दायां या बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का प्रयोग नहीं करना पड़ता, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। जैसे जल स्थलचर या सरीसृप
वर्ग के जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। ऑक्सीजनित का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, विऑक्सीजनित का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है। तो इस तरह से मानव के हृदय की संरचना इस तरह की होती है कि उसमें ऑक्सीजनित रक्त और विऑक्सीजनित रक्त आपस में नहीं मिल पाते हैं। अब देखिए चित्र के माध्यम से मानव हृदय की संरचना को समझते हैं। ये मानव के हृदय की संरचना है। मानव हृदय मुट्ठी के आकार का होता है और ये हृदय पेशी ऊतक का बना हुआ होता है। इसमें देखिए 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर के 2 अलिंद हैं और नीचे 2 निलय हैं। अब देखिए पहला जिसमें लिखा है ये बायां अलिंद है। बाएं अलिंद के ठीक नीचे बायां निलय होता है। तो बाईं साइड को है ये बायां अलिंद। बायां अलिंद में क्या होता है, फेफड़ों से जो शिराएं हैं ये शुद्ध रक्त लाती हैं। इसके बाद देखिए 2 नंबर जहाँ पे लिखा है ये बायां निलय है, ये बाएं अलिंद के ठीक नीचे है। इन दोनों के बीच में क्या है, देखिए वाल्व है। वाल्व से क्या होता है, रक्त जब ऊपर से नीचे आता है तो वापस नीचे से ऊपर नहीं जाता। जहाँ पे 3 लिखा हुआ है ये तीसरा कोष्ठ है दायां अलिंद। तो इस तरह से ये हो गया दायां अलिंद। 4 कोष्ठ हैं इसके, पहला बायां अलिंद, दूसरा बायां निलय, तीसरा दायां अलिंद और चौथा दायां निलय। अब देखिए इसमें निलय की दीवारें नीचे देखिए मोटी लग रही हैं। इसकी दीवारें इसलिए मोटी होती हैं क्योंकि ये पूरे शरीर को रक्त भेजने का कार्य करता है। जहाँ पे 5वां नंबर लिखा हुआ है ये ब्लू कलर से, ये है विभाजिका। विभाजिका ये क्या कर रही है, ये कोष्ठों को अलग अलग कर रही है। जो बायां कोष्ठ है, दाएं कोष्ठ है, इनको अलग अलग करने का कार्य किसका है, विभाजिका का। छठा जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है देखिए ये क्या है, वाल्व है। वाल्व का क्या काम होता है, रक्त के प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखना। तो रक्त का प्रवाह वाल्व के द्वारा दोनों साइड है। 6 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है ये वाल्व बाईं साइड भी है और दाईं साइड भी है। तो इसका कार्य क्या है, रक्त का प्रवाह एक दिशा में बनाए रखना। तो इस तरह से ये वाल्व जो है ये एक दिशा में बनाए रहता है रक्त के प्रवाह को। ऊपर महाधमनी दिख रही है, 6 नंबर पे लिखा है, ये क्या है, महाधमनी। निलय जब सिकुड़ता है, देखिए एरो बना हुआ है, रक्त इसी के द्वारा बाहर निकलता है। बाहर मतलब शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। और जहाँ पे 7 नंबर लिखा है ये क्या है, जब शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त पहुंचता है वहाँ पे श्वसन क्रिया होती है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त जो है शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा के द्वारा हृदय में पहुंचता है। इसी तरह से नीचे दिख रहा देखिए 7 नंबर, शरीर के निचले भाग से जो महाशिरा है ये रक्त को कहाँ पे ला रही है, हृदय में लेके आ रही है। एरो बना हुआ है, एरो से पता चल रहा है कि ये महाशिराओं के द्वारा रक्त हृदय में आता है। और इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है ये हृदय के दाईं साइड को आ जाता है। 8 नंबर लिखा हुआ है जहाँ पे देखिए ये क्या है, फुफ्फुस धमनियाँ हैं। फुफ्फुस धमनी के द्वारा क्या होता है, रक्त कहाँ जा रहा है, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है वहाँ पे। और नीचे जहाँ पे 9 नंबर है यहाँ पे जब शुद्ध हो जाता है रक्त, ये फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस बाएं अलिंद में आ जाता है। और इस तरह से ये क्रिया चलते रहती है। तो ये है मानव हृदय की संरचना। सबसे नीचे देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है जहाँ पे ये दिखा रखा है कि निलय की दीवार मोटी होती है, धमनी की पतली है, निलय की मोटी है। इसका कारण क्या है, निलय पूरे शरीर को पंप करने, रक्त को पंप करने का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से
रक्त का प्रवाह होता है हृदय में। इस चित्र के माध्यम से समझिए इसको। देखिए, फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती हैं। ये सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, फुफ्फुस शिराएं फेफड़ों से रक्त को बाएं अलिंद में लेके आती हैं। बाएं अलिंद से ये रक्त बाएं निलय में जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, नीचे बाएं निलय में जाता है। बायां निलय जब सिकुड़ता है, ये ऊपर जो महाधमनी है इससे शरीर के प्रत्येक भाग को पहुंचता है। ये ऊपर लिखा हुआ है महाधमनी। महाधमनी के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग को पहुंचता है। प्रत्येक भाग में कोशिका में श्वसन क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिल जाती है और ये महाशिराओं के द्वारा ऊपर के भाग की महाशिरा और निचले भाग की महाशिरा के द्वारा वापस कहाँ पे आ गया, हृदय में आ गया, लेकिन अब दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद में रक्त पहुँच जाता है। जब दाएं अलिंद सिकुड़ता है, रक्त और जो दायां निलय है ये फैलता है, रक्त कहाँ आ जाएगा, अब दाएं निलय में आ जाएगा। दायां निलय जब सिकुड़ेगा तो ये रक्त शुद्ध होने के लिए फिर से कहाँ पहुँच जाता है, फेफड़ों में पहुँच जाता है। ये फिर से शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़ों में पहुँच जाता है और फेफड़ों में जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी उसमें। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम या गिल्स में भेजा जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर मानव हृदय में रक्त 2 बार जाता है हृदय में, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। देखिए, दोहरे परिसंचरण को इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जो लाल नलिकाएं दिख रही हैं ये धमनियां हैं और इसमें शुद्ध रक्त पहुंचता है, और जो नीला दिख रहा है ये शिराएं हैं। अब देखिए, इसमें सबसे ऊपर से देखिए, फुफ्फुस से फुफ्फुसी शिरा निकल रही है, या कह सकते हैं फेफड़ों से पल्मोनरी शिरा जो निकलती है ये क्या करती है, शुद्ध रक्त को हृदय में लाती है। हृदय अलिंद से निलय में जाता है, निलय इसको पंप कर देता है, शरीर को महाधमनी को भेज देता है। अब महाधमनी क्या करती है, शरीर के प्रत्येक भाग को रक्त ले जाती है। प्रत्येक भाग में श्वसन क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में मिल जाती है, तो ये क्या होता है, रुधिर जो है ये महाशिरा के द्वारा रक्त वापस कहाँ पर आ जाता है, ये हृदय में आ जाता है। ये हृदय से फिर कहाँ जाता है, पंप होने के लिए, शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है। तो इस तरह से ये 2 बार हृदय में पहुंच रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। तो ये दोहरा परिसंचरण इसीलिए इसको कहा जाता है। देखिए, चित्र में नीचे और ऊपर ये धमनियाँ और शिराएं बहुत बारीक हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, जाल जैसी जो संरचना बन रही है ये बहुत पतली हो गई, केशिकाएं कहलाती हैं। तो फुफ्फुस के अलावा शरीर के दूसरे अंगों में रक्त पहुंच रहा है, किसके द्वारा, ये धमनियों के द्वारा रक्त पहुंच रहा है। देखिए, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। इसी तरह सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो पल्मोनरी शिरा है या फुफ्फुसी शिरा है इसमें शुद्ध रक्त होता है। तो इस तरह से ये मानव में दोहरा परिसंचरण यहाँ पे दिखा रखा है। दोहरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रक्त हृदय में 2 बार पहुँचता है। अब देखिए, रक्त दाब क्या होता है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन या संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशिथिलन या शिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है।
सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm होता है। स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा रक्त से रक्तदाब मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, धमनियों में ज़्यादा दाब लगता है, जिससे कभी कभी वो फट जाती हैं और आंतरिक ये रक्तस्राव होने लगता है। यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए ये किस तरह से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ये चित्र में दिखा रखा है, देखिए पहले रक्तदाब 120 mm यहाँ पे दिखा रखा है। इसमें देखिए स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है ये 120 प्रकुंचन और 80 अनुशीतलन माना जाता है। इसमें देखिए जो पारा है या मरकरी है ये 120 से ऊपर आ गया है। 120 से ऊपर का मतलब क्या हो गया, ये बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो 120 से ऊपर है। अगले चित्र में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जब इसमें हवा भरते हैं तो इससे ये पारा ऊपर नीचे जाता है, इसके द्वारा पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो यहाँ पे 120 दिखाया हुआ है। लास्ट वाले में देखिए कफ में दाब 80 से नीचे है, तो जब यहाँ पे जो ध्वनि है ये नहीं सुनाई देती है। आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं। तो जब ये जो लास्ट वाला है इसमें दिखा रखा है, यहाँ पे स्टेथोस्कोप से ध्वनि नहीं सुनाई देगी। फिर है नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं क्या है, देखिए धमनी वो रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। तो जब शिराएं वापस रुधिर को रक्त में लाती हैं उसमें बहुत अधिक दाब नहीं होता है और साथ ही इनमें वाल्व होते हैं जिससे रक्त एक ही दिशा में प्रवाहित हो सके। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी बहुत छोटी छोटी वाहिकाओं में बंट जाती है या विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं में रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। अब ये देखिए प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। प्लेटलेट्स कहाँ होती हैं, हमारे ब्लड में। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना आरंभ हो जाए तो क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाए और रक्तस्राव होने लगे तो उससे क्या होगा, रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी हो जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में ब्लड में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में ब्लड के साथ वहन करते रहती हैं। अगर कहीं पर ब्लीडिंग हो जाती है तो प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का जमा देती हैं, या कह सकते हैं रुधिर बहने से अब रुक जाता है, रक्तस्राव बंद हो जाता है। अब है लसिका। लसिका भी एक द्रव है जो वहन में सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों के द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाओं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशीय अवकाश में आ जाती हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन ये रंगहीन होता है क्योंकि इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतरकोशीय स्थानों से लसिका केशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती हैं। अब ये देखिए पादपों में
परिवहन। पौधों में किस तरह से परिवहन होता है? देखिए, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से स्टोमेटा के द्वारा, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे मिनरल्स जो हैं ये मिट्टी से मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी में प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है, जो मृदा के संपर्क में रहते हैं। यदि मृदा के संपर्क में आने वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरण के द्वारा पहुंच सकती है। लेकिन यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण दूरियां बढ़ जाती हैं, या हम कह सकते हैं वृक्षों की ऊंचाई बहुत ऊंची हो जाती है, उसके लिए विसरण पर्याप्त नहीं है, उसके लिए अलग व्यवस्था होती है। अब देखिए क्या होता है। देखिए, आपको पता होगा पौधे गति नहीं करते, और पौधे के शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है, जिसके कारण पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वृक्ष लंबे हैं तो उसके लिए वहन की अलग व्यवस्था होती है। आपको मालूम होगा कि पौधों में दो तरह के संवहन ऊतक होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जमीन से जड़ों के द्वारा जो पानी और खनिज लवण अवशोषित हुए हैं, जाइलम के द्वारा वो पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाए जाते हैं। इसी तरह से फ्लोएम का काम होता है पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाती हैं या कार्बोहाइड्रेट बना रही हैं, उसको पौधे के हर भाग तक पहुंचाना। अब देखिए पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है। जाइलम जो है ये जड़ों में, पत्तियों में, तने में, हर शाखाओं में जाइलम कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाती हैं, जाल जैसा बनाती हैं, जो पौधों के सभी भागों से जुड़ा हुआ रहता है। जड़ों की कोशिकाएं मिट्टी के संपर्क में हैं, वो सक्रिय रूप से वहाँ से क्या करती हैं, आयन प्राप्त करती हैं। ये जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मिट्टी से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है, यानी जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर पौधे में बढ़ता जाता है। तो पौधे क्या होते हैं, कोई तो छोटे होते हैं और कोई वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं। छोटे पौधे में तो इस प्रक्रिया से पानी पहुंच जाता है, लेकिन जो वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, ये दाब जल को वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होता। उसके लिए एक अलग व्यवस्था होती है। इसको एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। इस चित्र में दिखा रखा, देखिए वृक्ष, नीचे इसमें दिखा रखा है जड़ों के द्वारा पानी अवशोषित कर रहा है पौधा। ये पानी कहाँ जा रहा है, तने में होता हुआ जा रहा है। देखिए ऊपर की ओर को जाएगा, क्योंकि जड़ में भी जाइलम कोशिकाएं हैं, जाइलम ऊतक हैं, और ये पूरे स्तंभ जैसा बनाते हैं एक दूसरे से जुड़ के। इसी तरह से तने में पहुंच रहा, क्योंकि यहाँ पर भी जाइलम की कोशिकाएं हैं, और ये आगे तक बढ़ता जाता है। अब पत्तियों में आपको पता है कि स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से क्या होता है, पानी वाष्प बनकर बाहर उड़ता रहता है। पानी वाष्प बनकर उड़ता रहेगा तो इसमें क्या होगा, एक खिंचाव उत्पन्न होगा। इस खिंचाव के कारण जाइलम से पानी जड़ से तने में, तने से शाखाओं से होता हुआ पत्ती के द्वारा क्या होगा, स्टोमेटा के जरिए वाष्प बनकर बाहर निकलता रहेगा। तो इस तरह से क्योंकि पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, तो पानी आसानी से जाइलम के द्वारा ऊपर चढ़ता जाता है। पानी के साथ साथ खनिज लवण भी पौधे में प्रत्येक भाग तक पहुंचते रहते हैं। तो इस तरह से ये क्योंकि जल वाष्प बन रही है, स्टोमेटा के द्वारा ये वाष्प बाहर निकलते जा रही है और एक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है लगातार, जिससे पानी बहुत ऊंचे वृक्ष तक भी आसानी से पहुंच जाता है। देखिए वास्तव में होता क्या है, कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक खिंचाव उत्पन्न करता है,
जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पौधे के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल और उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपर की ओर की गति में सहायक है। ये ताप के नियमन में भी सहायक है। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है? ताप का नियंत्रण भी होता है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले रहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जाइलम के द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण एक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है जिससे पानी पौधे के हर भाग तक पहुंच जाता है। अब भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है पौधे में? अब देखिए, भोजन बनाने का काम कौन करता है पौधे में? मुख्य रूप से पत्तियां या पौधे के वो भाग जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो सब भोजन बनाने का कार्य करते हैं या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जैसे जाइलम जो है पौधे के हर भाग में होता है, ऐसे ही फ्लोएम ऊतक भी पौधे के हर भाग में होता है। फ्लोएम का काम होता है भोजन का स्थानांतरण करना या दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण करना। पत्तियों में या पौधे के क्लोरोफिल युक्त भाग में जो भोजन बना है, ये फ्लोएम के द्वारा ही पौधे के हर भाग तक पहुंचाया जाता है और इस तरह से विशेष रूप से ये जड़ों में भंडारण हो जाता है, इसका फलों में, बीजों में इसका भोजन का भंडारण हो जाता है। तो ये जो फ्लोएम की कोशिकाएं हैं, इसमें मुख्य रूप से चालनी नलिकाएं हैं। ये ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है या स्थानांतरित करने का कार्य करती है। फ्लोएम के द्वारा जो स्थानांतरण होता है वो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश करता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। अब देखिए, उत्सर्जन क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचयी क्रियाओं में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए अलग अलग युक्तियां करते हैं। बहुत से एककोषीय जीव इन अवशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, जैसे अमीबा में हम देखते हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए अलग अंग होते हैं। अब देखिए, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है? मानव के लिए एक उत्सर्जन तंत्र होता है। इसमें एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र या यूरिन बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। अब देखिए, इसको चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये चित्र मानव उत्सर्जन तंत्र का दिया हुआ है। अब ये मानव उत्सर्जन तंत्र का जो चित्र दिया है, इसमें देखिए मुख्य भाग है इसमें किडनी या वृक्क। देखिए, एक जोड़ा इसमें वृक्क या गुर्दे या किडनी होती है। बायां वृक्क और दायां वृक्क सेम के बीज के आकार के होते हैं। ये जैसे उनका शेप होता है सेम के बीज का, इसी तरह के। यहाँ पे नीचे दे रखा है लाल रंग से, देखिए महाधमनी दे रखी है, ये लाल रंग से जो दिखा रखा है, और जो नीले रंग से दिखा रखी है ये महाशिरा है। ये महाधमनी है, लाल रंग से दिखा रखी है, नीले रंग से जो दिखा रखी है महाशिरा। किडनी या वृक्क से निकलती दो पतली नलियां हैं, देखिए ये पतली नलियों को मूत्रवाहिनी कहा जाता है या मूत्र नली इसको कहते हैं, जिसमें से क्या होता है, जब किडनी रक्त को छान देती है, हानिकारक पदार्थ मूत्र के रूप में इन्हीं नलियों से कहाँ तक आ जाते हैं, मूत्राशय तक आ जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इसको कहते हैं, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। नीचे है मूत्र मार्ग,
जहाँ से क्या होता है, ये पेशियों का बना होता है, जहाँ से क्या होता है, जो यूरिन है या हानिकारक पदार्थ हैं ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से मानव में जो उत्सर्जन तंत्र है इसके मुख्य अंग क्या हैं, 2 वृक्क हैं, बायां वृक्क और दायां वृक्क। इनसे निकली हुई दोनों से अलग अलग मूत्रवाहिनी है जो मूत्राशय में खुलती हैं। अब देखिए यूरिन किस तरह से बनता है। यूरिन या मूत्र बनने का उद्देश्य रक्त में से हानिकारक पदार्थों को छानकर बाहर करना है। फेफड़ों में या फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हैं जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यह हम कह सकते हैं वृक्क रुधिर को छानने का काम करता है और ये छानने के लिए एक इसमें यूनिट होती है या इकाई है, उसको बोला जाता है नेफ्रॉन या वृक्काणु कहा जाता है। जैसे फेफड़ों में हमने पढ़ा था क्या होती हैं, कूपिकाएँ होती हैं। कूपिकाओं से क्या होता है, फेफड़ों की सतह बढ़ जाती है। ऐसे ही छानने का कार्य बढ़ाने के लिए इसमें बहुत से नेफ्रॉन या वृक्काणु होते हैं। ये वृक्काणु क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन यूनिट होती हैं, एकक होते हैं, जिन्हें वृक्काणु कहते हैं, जो आपस में नज़दीकी से पैक रहते हैं। शुरू में जब वृक्क छानता है तो इसमें कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है इन पदार्थों का फिर से पुनर्अवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर और कितने विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है इस पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है और मूत्राशय में मूत्र या यूरिन भंडारित होता है, एकत्र होता है, जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग को खोल न दे। तो इस तरह से ये हानिकारक पदार्थ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो वृक्क है उसकी एक यूनिट दे रखी है, समझ लीजिए एक इकाई दी हुई है। यहाँ पे सबसे ऊपर देखा रखा है, देखिए ये केशिका गुच्छ है। ये केशिका गुच्छ है, ये किस में होता है, बोमन संपुट में। एक प्याले नुमा संरचना है, समझ लीजिए ये बोमन संपुट। यहाँ पे से क्या होगा, रक्त छनेगा, उसके हानिकारक पदार्थ छन के ये जो कुंडलित नली है, येलो कलर की जो नली इसमें दिखाई दे रही है, ये पतली नीचे जाके यू शेप की हो जाती है, यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ से ये कहाँ जाता है, संग्राहक वाहिनी में एकत्र हो जाता है। ये चित्र जो दिखा रखा है ये केवल एक वृक्काणु का है। अब नीचे जो टिक दिखा रखा है देखिए, हैंडले लूप इसको कहा जाता है। ये क्या है, यू के शेप की संरचना है, क्योंकि ये जो है वृक्काणु कुंडलित होकर नीचे आ गया यू के शेप में और जो यूरिन एकत्र हुई संग्राहक वाहिनी में एकत्रित हो जाती है। संग्राहक वाहिनी से ये मूत्र वाहिनी के द्वारा कहाँ खुलती है, मूत्राशय में खुलती है। तो इस तरह से किडनी रक्त को छानकर इसमें से हानिकारक पदार्थों को अलग कर देती है। अब एक कृत्रिम वृक्क या अपोहन या डायलिसिस इसको कहते हैं। अब देखो, जीने के लिए वृक्क जो है ये ज़रूरी है, क्योंकि वृक्क क्या करता है, हमारे हानिकारक पदार्थों को रुधिर से अलग करने का काम करता है। अगर वृक्क ठीक से काम ना करे तो इससे क्या होगा, ये जो जहरीले विषैले अपशिष्ट हैं ये शरीर में एकत्रित होते जाएंगे, मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं करेगा, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर कभी वृक्क या किडनी ठीक से काम नहीं करती है, कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है या डायलिसिस की जाती है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन या डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क जो है बहुत ही अर्धपारगम्य
आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित करते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंप कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर इसमें है, इसमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं होता। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है। यहाँ पे चित्र में दिखा रखा, देखिए, एक व्यक्ति जिसके वृक्क ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसके डायलिसिस होते हुए दिखा रखा है। अब देखिए, डायलिसिस होने के लिए इसमें दिखा रखा है, धमनी से यहाँ पे दे रखा है, पंप का मार्ग दे रखा है। अब ये रक्त कहाँ जा रहा है? इसका चयनित पारगम्य झिल्ली की बनी हुई नलिका में जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ये क्योंकि अर्ध पारगम्य झिल्ली है, यहाँ पे क्या होता है, इसका डायलिसिस होता है। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं ये अपोहन के बाद जो यूरिया और अतिरिक्त लवण है ये छनकर अलग हो जाते हैं और अपोहन के लिए ताज़ा विलयन इस तक पहुंच जाता है ऊपर, और ये वापस कहाँ चला जाता है? शुद्ध रक्त जो मरीज व्यक्ति है इसके शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं डायलिसिस एक तरह से कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करती है, क्योंकि इसका काम भी क्या है? रक्त से हानिकारक पदार्थों को अलग कर देना और शुद्ध जो रक्त है उसको फिर से मरीज के शरीर में पहुंचा देना। उससे क्या होगा, जो हानिकारक विषैले प्रभाव पदार्थ हैं उनका दुष्प्रभाव नहीं होगा। अब ये देखिए, अंगदान, आपने सुना होगा अंगदान। अंगदान एक उदार कार्य है जिसमें किसी व्यक्ति को अंगदान किया जाता है, उस व्यक्ति को किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। ये दानदाता और उनके परिवार वालों की सहमति से किया जाता है। अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखता है। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है। ग्राही के अंग खराब और बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति के शरीर से सर्जरी करके अंग निकालकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कॉर्निया, गुर्दे या वृक्क, दिल, यकृत, पैंक्रियास, फेफड़े, आंत, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण किया जाता है। अक्सर अंगदान व ऊतक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं, लेकिन कभी कभी जीवित व्यक्ति भी अंगदान करता है। जैसे किडनी दान कर देते हैं लोग, गुर्दा या किडनी, क्योंकि एक किडनी भी पूरा ही कार्य करती है। इसी तरह से यकृत को दान दिया जाता है दूसरे व्यक्ति को। तो कुछ और ये अंग ऐसे हैं जो जीवित रहने पर भी दूसरे व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। अब है पादपों में उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन भी क्या होती है? ये अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। अपशिष्ट क्यों कही जा रही? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है और ऑक्सीजन बनती है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती हैं या कैसे जाती हैं पौधों में? स्टोमेटा के द्वारा। इसी तरह से वो अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। पौधों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वो अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा पत्तियां झड़ते रहती हैं क्योंकि उसमें मृत कोशिकाएं होती हैं। बहुत से पौधे अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित कर देते हैं। पौधे से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन, गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। इसी तरह से कुछ अपशिष्ट पदार्थ जड़ों के द्वारा मिट्टी में मिला दिए जाते हैं।
तो इस तरह से पौधों में उत्सर्जन क्रिया जो है इसके लिए बहुत विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें कुछ ऊतकों के द्वारा या जो मृत कोशिकाएं हैं पत्तियों के माध्यम से या पेड़ों में छाल के माध्यम से पेड़ों से वृक्षों से अलग होते जाती हैं, तो वही उसमें उत्सर्जन होता है।